अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, किसी भी इदारे को बेहतर बनाने के लिए यूनियन का बहुत अहम किरदार होता है। यूनियन हर वक्त अपने वर्कर के लिए काम करती नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं OGDCL के ऑफ़िस में और यहाँ पे इत्तेहाद CBA यूनियन जो है उनके अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहम्मद सलीम साहब जो सदर हैं यूनियन के और मलक इखलाक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे पूछेंगे कि यूनियन का क्या किरदार होता है, यूनियन वर्कर्स के लिए किस तरह काम करती है और ये चारों सूबों में इस वक्त वर्कर्स के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं और इनको कितनी मुश्किलात का सामना होता है। बहुत शुक्रिया जी राजा सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब सबसे पहले ये बताएं, इदारे को चलाने में यूनियन का कितना किरदार होता है? किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जिस तरह कुछ इदारों का कलीदी किरदार होता है, इस तरह किसी इदारे को भी हमारा OGDCL इसको रन करने में और इसको सही तरीके से ट्रैक पे डालने के लिए और इसको मुफीद बनाने के लिए, इसको बेनिफिशरी बनाने के लिए एक यूनियन का कलीदी किरदार होता है। और यूनियन आप ये समझ लें कि यूनियन और इंतज़ामिया जो है वो मिल के एक इदारे को प्रॉफिटेबल बनाती हैं, वर्करों के लिए बेहतर बनाती हैं और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए एग्रीमेंट्स करती हैं, चाहे वो वर्करों और मैनेजमेंट के दरमियान एग्रीमेंट्स हों, चाहे वो दूसरे इदारों के साथ एग्रीमेंट्स हों, चाहे वो दूसरी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट्स हों। हमारा इदारा क्योंकि तेल और गैस निकालने वाला इदारा है, लिहाजा इस वक्त हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आज मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की मईशत जो है वो हमारे इदारे के साथ नथी है और इस किस्म के इंतहाई इदारों के लिए एक मजबूत और एक मुखलस और ईमानदार यूनियन और CBA का होना नायत है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपकी यूनियन है इसका क़याम किस तरह होता है, किस तरह यूनियन बनती है आपकी, इलेक्शन किस तरह होता है, रेफरेंडम किस तरह होता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। हर इदारे का जो सिस्टम है वो अपना अपना है। हमारे इदारे में जो यूनियन का मार्ज़ व्यूज में आना होता है वो दो तरीक़ों से होता है। एक तो इसका बॉडी इलेक्शन होता है, उसका अपना एक अलग तरीक़ेकार है, और एक हमारा होता है रेफरेंडम, उसका अलग तरीक़ेकार है। बॉडी इलेक्शन में हमारे जो है वो यूनियन के बॉडी मेंबर्स जो होते हैं उनमें मरकज़ी अहदेदार भी होते हैं, उनमें लोकेशन का जो एग्जेक्टिव मेंबर आप कह लें या कैंप चेयरमैन कह लें या वहाँ का नुमाइंदा जो होता है वो भी हिस्सा लेता है और तमाम को इनफरादी तौर पे जो है वो इलेक्ट किया जाता है, उसके लिए वोट कास्टिंग होती है। इसमें हमारे मरकज़ी अहदेदार जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 50 होती है और जो लोकेशन वाइज हमारी क्योंकि 70 के लगभग लोकेशन हैं और हेड ऑफिस में और दूसरी लोकेशन में कई लोकेशन जो हैं वहाँ हमारे 2-2, 3-3, 4-4 जो है वो लोकेशन वाइज अहदेदार होते हैं, लिहाजा उनकी तादाद कोई 90-95 के करीब होती है। कुल मिला के तकरीबन 150-160 के करीब चल रहे हैं। और जो रेफरेंडम होता है, इलेक्शन और रेफरेंडम दोनों का टेन्योर जो है वो 2-2 साल का होता है। रेफरेंडम में यूनियन वर्सेस यूनियन जो है वो कंपटीशन होता है, यानी जो उनका इलेक्शन होता है वो एक पर्ची सिर्फ एक वोट पड़ती है जो सिर्फ यूनियन को पड़ती है। मुख्तलिफ नामों से यूनियन रजिस्टर होती हैं। हमारे इदारे में इस वक्त मौजूदा 4 यूनियन रजिस्टर्ड हैं, तो जब रेफरेंडम आएगा तो 4 यूनियन या 3 या 5 जितनी भी हों, यानी एक यूनियन के लिए एक पर्ची जो है वो वोट कास्ट की जाती है। जबकि इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। इलेक्शन में एक पूरा बैलेट पेपर होता है जिसमें 50 या उससे ज़्यादा स्टैम्प्स अलग अलग करनी पड़ती है, अलग अलग अफराद को जो है वो शख्सियत
को वोट जाती है, हर अहदेदार को अलग वोट जाती है, और उसके अलावा एक पर्ची ऐसी होती है जो एक अलग वहाँ का एग्जेक्टिव मेंबर होता है लोकेशन का। तो ये हर 2 साल बाद, यानी इलेक्शन का भी टेन्योर 2 साल होता है और रेफरेंडम का भी टेन्योर 2 साल ही होता है, और हमारे इलेक्शन जो है ये थ्रू NIRC होती है। अच्छा अच्छा, मलिक साहब ये बताइएगा कि जो आपकी यूनियन है ये दूर दराज इलाकों में जो आपके वर्कर्स हैं उनके लिए किस तरह काम करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हमारे ज़्यादातर जो लोकेशंस हैं ना, फील्ड्स हैं, वो सिटी एरिया से काफ़ी हट के हैं। मसलन डेरा बुगटी या सिंध के थाल के एरिया आप कह रहे हैं, बलूचिस्तान में डेरा बुगटी के अलावा ज़ोब, और जहाँ जहाँ पहले तो हमारी सेसमिक पार्टीज़ होती हैं वो सर्वे करती हैं, सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं कि कौन सा जोन ऐसा है जहाँ पे तेल तलाश किया जाए तो वहाँ पे डिस्कवरी हो सकती है। फिर वहाँ हमारी रिग्स जाती हैं, और रिग्स और इंजीनियरिंग पार्टियाँ और सेसमिक पार्टियाँ जो है ये हमारी टेम्परेरी लोकेशंस होती हैं, यानी ये मूव करते रहते हैं। एक जगह ड्रिलिंग की, सर्वे की, वहाँ से दूसरे इलाके में चले गए। अगर कोई प्रोडक्शन हो जाए, रिजर्वायर मिल जाए, तो फिर वो परमानेंट फील्ड बन जाता है। तो हर लोकेशन पे जो हमारे यूनियन के अहदेदार होते हैं वो मरकज़ की बॉडी के साथ वाया टेलीफोन कह लें या जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें वो साथ साथ अपडेट भी रहते हैं और हमें लोकेशन की सिचुएशन भी कन्वे करते रहते हैं। फिर हम वो चीज़ें जो मुनासिब समझते हैं कि एम्प्लॉइज़ के लिए और इदारे के लिए बेहतर हैं, या कहीं इदारे ने अरेंजमेंट किए हैं उसमें कोई कमी कोताही रह गई है, तो फिर हम अपनी इनपुट्स और उनकी सजेशन के तौर पे मैनेजमेंट को भी देते हैं, और जहाँ ये देखते हैं गलत हो रहा है तो फिर वहाँ वो चीज़ें हम पॉइंट आउट करते हैं। तो उन अहदेदारों का ये एडवांटेज होता है कि एक तो वो अपने वर्कर्स में वहाँ मौजूद रहते हैं हम वक्त। हम तो यहाँ इस्लामाबाद बैठे हैं, हमें वहाँ की पिक्चर वहाँ के बंदे कन्वे करेंगे। आजकल जदीद दौर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। मसलन हमने अपना एक सोशल पेज बनाया हुआ है, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, यानी अहदेदार सारे कि उस ग्रुप में कोई भी चीज़ कन्वे करते हैं तो वो पूरी यूनियन को अहदेदार उससे वेल अवेयर हो जाते हैं कि ये फ़लान लोकेशन पे ये सिचुएशन है। उसके अलावा तकरीबन OGDC का हर वर्कर सोशल मीडिया पे अपने यूनियन के साथ जो है वो मुंसलिक है। मतलब हम एक यूनियन की तरफ से एक पेज ग्रुप बनाया हुआ है और वहाँ पे लोग अपने कमेंट्स, राय, और खा वो तनकीद की सूरत में हो, खा वो तजावीज़ की सूरत में हो, इसी तरह फिर हम मैनेजमेंट के साथ आगे राब्ते में रहते हैं। आजकल तो थोड़ा सा ये कोविड की वजह से करके अटेंडेंस ज़्यादातर ऑन कॉल है उनको किया हुआ है, क्योंकि इस बिल्डिंग में कमो बेश 1500 से लेकर 1800 तक ऑफिसर स्टाफ जो है वो डेली उनका यहाँ पे जॉब है। सारे डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद हैं, एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, इंजीनियरिंग, सर्विसेज, HR, जो फिज़िकल डिवीजन्स, सेस्मिक ऑपरेशन जितने भी हैं, SCM, प्रोक्योरमेंट तक सारे डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। फिर I9 में हमारी एक वर्कशॉप है, I9 में हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आजकल एक क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे काम कर रहा है। फिर मेडिकल सेंटर F8 में हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे भी है। तो यहाँ भी हमारे अहदेदार होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह जो। तो कोऑर्डिनेशन इस जदीद दौर में तो कोई मसला नहीं है वो उस पर। इस स्पेशल इस टाइम पे आके मैं थोड़ा ये ऐड करना मुनासिब समझूंगा कि हमारे रेफरेंडम के बाद हमारा एक मुआहदा एग्रीमेंट जो मैनेजमेंट के साथ होता है वो पेंड पड़ा हुआ था, ड्यू था। उसके बाद फिर इलेक्शन आए, इलेक्शन के बाद हम बाकायदा हमारी नेगोशिएशंस मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट हुई हैं। और जब ये पेंडेमिक सिचुएशन आई और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो भाई फिर वो कुल्ली तौर पे तो वो नेगोशिएशन सस्पेंड नहीं हुई, जुज़वी तौर पे, यानी कि जो अहदेदार फील्डों से, क्योंकि जब हम नेगोशिएशन करते हैं तो चारों सूबों से नुमाइंदे बुलाते हैं जो अपनी अपनी लोकेशन के लिए यहाँ आके तो अपनी इनपुट्स देते हैं, तजावीज़ देते हैं। फिर वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं और हर 2 साल बाद हमारा एग्रीमेंट होता है मैनेजमेंट के साथ वर्कर्स की मरात। यानी जैसे कोई गवर्नमेंट मरात बढ़ाती है वो हर साल बढ़ाती है अपने बजट में,
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ यूनियन ऑपरेट कर रही होती हैं वहाँ वैसे भी रोज़ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि वो फिर उनके एग्रीमेंट्स के थ्रू उनकी मराद में इजाफा। अच्छा, मराद पे आते हैं दोबारा, क्योंकि आपने कोविड-19 की बात की। मुझे बताएं कि इस वबा ने जहाँ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, वहाँ पे पाकिस्तान में भी काफ़ी केसेस सामने आए। आप क्या समझते हैं कि आपकी यूनियन के कितने वर्कर्स जो हैं वो इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं? इस वक्त तक तकरीबन 30 एम्प्लॉइज़ हैं हमारे ऑफिसर स्टाफ मिला के जो इन्फेक्टेड हैं कोविड-19 से, और कुछ रिकवर हो चुके हैं, कुछ अंडर ट्रीटमेंट हैं जो चल रहा है। उनमें से एक हमारे ऑफिसर की 2 दिन पहले डेथ हुई है ड्यू टू कोविड उसकी, और एक सीरियस है जो वो इसी बिल्डिंग के हैं ओजीडीसी के। जो हमारे ओजीडीसी के एम्प्लॉइज़ जो हमने अपना करंटीना सेंटर बनाया हुआ I9 में ओजीडीसी ने बनाया हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड ओवर किया हुआ है, NIH का डॉक्टर वगैरह वहाँ पर जो है वो विज़िट करता है या देखते हैं, सैंपल लेते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने SOP सेट किए हुए हैं उसी के तहत वहाँ भी अब OGD आउटसाइडर भी हैं वहाँ पे उस करंटीना सेंटर में। OGDC का फ़िलहाल वहाँ एक बंदा रह गया, बाकी रिकवर होके करंटीना से उनकी जब रिपोर्ट्स नेगेटिव आई तो तकरीबन वो घर जा चुके हैं, और कुछ आज चले जाएंगे कुछ। फिर ये पिंडी में RIU है, यूरोलॉजी का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, वहाँ पहले हमारे एक था वो रिकवर हो चुका है, दूसरा एम्प्लॉय जो है जो सीरियस था जमील नाम का है वो वहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट है। इस मामले में हम तकरीबन 24 आवर अपनी मैनेजमेंट के साथ टच हैं, वर्कर के साथ जो है वो जो कुछ फैसिलिटीज़ OGDC ने देनी है उसके लिए फ़ाइट करते हैं कि वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है, यानी कि जो जो आप नई चीज़ें देखते हैं तो नए तजर्बात भी मिलते हैं। ये चूँकि पेंडेमिक एक ऐसी सिचुएशन है कि इससे पहले पूरी दुनिया में नहीं था ये। इस दौरान हमने ये महसूस किया प्रैक्टिकली, कुछ चीज़ें हमने इकट्ठी भी की कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो मुख्तलिफ महकमों के पैनल्स पे होते हैं, पर्टिकुलरली मैं मिसाल दूंगा आपको, ये कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये बिलू एरिया में बना हुआ है। इनमें तो कोई हमने अंदाज़ा लगाया कि इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, कि अगर पैनल का पेशेंट जा रहा है वो कह रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है कोविड के लिए, अगर वही पेशेंट किसी दूसरे थ्रू से प्राइवेट रब्ता करता है कि प्राइवेट पेशेंट है तो वो कहते हैं जी 40,000 रुपये पर डे होंगे, बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि हमारा एक पेशेंट सीरियस था, लाखों करोड़ों का ये हॉस्पिटल बिजनेस ले रहे हैं साल के 12 महीने। जब वहाँ रब्ता किया गया, पूछा जी ये मुलाजिम है ये क्या, उन्होंने कहा जी OGDC का मुलाजिम है। उन्होंने कहा जी कि नहीं हमारे पास बेड नहीं है, ऑलरेडी पेशेंट जो है हमारे पास मौजूद है। फिर वो हमारे नॉलेज में आया, मैंने फिर प्राइवेट बंदा जो है ना उनसे रब्ता करवाया और मैंने कहा इनकी रिकॉर्डिंग करें ये क्या बताते हैं। फिर उसने बाकायदा रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजी, हमारे पास अवेलेबल है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी किस इस तरीके से पेशेंट है और वो इस कंडीशन में है तो कोविड का पेशेंट आप लेंगे, बेड्स मैंने सुना है आपके पास भी जगह नहीं। उन्होंने कहा नहीं जगह है हमारे पास। तो उनके चार्जेस क्या, उन्होंने कहा जी कि 40,000 रुपये पर डे है, 7 से 8 लाख रुपए आपका खर्च, वो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो उसने आगे से यही कहा कि नहीं कोई बात नहीं, फाइनेंस हम अरेंज कर लेंगे। उन्होंने कहा जी 7 से 8 लाख रुपया आपका लग जाएगा। बाकी उन्होंने SOPs बताए, जैसे बताते हैं कि किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं, मोबाइल अलाउ होगा एक, उस तरीके से। जून को पता चला कि ये, तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट्स भेज दें। चूँकि OGDC के इंतज़ामिया ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास बेड नहीं है। उससे पहले जो हमारा एक ऑफिसर की डेथ हुई है उसके लिए भी जब बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास बेड नहीं है। शिफा वालों ने कहा जी हमारे पास बेड नहीं है। PF हॉस्पिटल वाले ने कहा हमारे पास बेड नहीं है। तो जब ये दूसरा पेशेंट हमारा जो वर्कर था मोहम्मद जमील, ये अपने GM लीगल सर्विसेज का PA है, उसका केस हुआ तो उनको भी इंतज़ामिया को ये जवाब दिया कि हमारे पास अभी तक बेड खाली नहीं हुआ कोई। लेकिन जब मैंने प्राइवेटली पता करवाया कि प्राइवेट पेशेंट है उसके लिए चाहिए तो उन्होंने कहा जी बेड अवेलेबल है। तो उससे पूछा गया, तो सुना है कि बेड अवेलेबल है आपके पास नहीं। उन्होंने कहा नहीं बेड्स हमारे पास हैं। चार्जेस पूछे, उन्होंने कहा जी दिन को जो चीज़ रिकॉर्डिंग में नहीं है वो है, उस दिन को 30,000 बताया
प्राइवेट पेशेंट के लिए। शाम जो चीज़ रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा जी 40,000 रुपये पर डे। उन्होंने कहा रिपोर्ट्स भेज दें, आप पेशेंट ले आएँ, हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब रिपोर्ट्स गई, वल्लाह आलम वहाँ से पता लगा या किसी और एंगल से पता लगा कि ये तो एम्प्लाई है और ये पैनल वाला है। तो पैनल में चूँकि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मखसूस, मतलब 5,000 रुपये रेट उनसे तय होता है एक कमरे का। कहाँ 5,000 कहाँ 40,000। उन्होंने पेशेंट नहीं देखा, उन्होंने अपनी फ़ीस देखी कि पैनल क्या है छोड़ दें। और प्राइवेट की बात हुई तो 40,000 को उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जगह है बेड की। ये बाकायदा हम अपनी इंतज़ामिया से इशू टेकअप किया भी है। और अच्छा ये बताएं कि जब ये सारा वाक़या हुआ, ठीक है, क्या इस पे OGDCL कोई एक्शन ले सकती है? बिल्कुल जी, हम तो उनसे जहाँ तक टेलीफोनिक एडमिनिस्ट्रेशन से कन्वर्सेशन हुई तो मैंने तो कहा है कि सच टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पैनल ऑफ OGDCL, इसलिए कि रूटीन में तो आप बिज़नेस ले रहे हैं। ये तो ऐसी सिचुएशन बनी है कि गवर्नमेंट भी लोगों का मुफ्त इलाज कर रही है। तो जहाँ आप इतना बिज़नेस ले रहे हैं तो कम अज़ कम उस इदारे से, जिस इदारे से आप इतना बिज़नेस ले रहे हैं, उस इदारे का एम्प्लॉई अगर कन्विक्ट हो गया तो उसको आप कह रहे हैं कि नहीं, चूँकि आपको फीस यहाँ से पर डे चार्जेस कम मिलेंगे। इसलिए यानी कि मेडिकल एक शोबा खिदमत भी है, ठीक, इनका बिज़नेस भी है, लेकिन बिज़नेस इस हद तक नहीं होना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वहाँ तक ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैटर हमने अपनी इंतज़ामिया से टेकअप किया और होपफुली इसका कोई रिज़ल्ट वो निकालेंगे। अगर हम इसको माफिया अगर कहें तो ये गलत ना होगा। यस 100%। देखें ना कि आप सिंपल ये देख लें कि मैं पेशेंट हूँ, मैं अगर जाके कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ या किसी इदारे का जो उनके पैनल पे है, आप हर इदारे के पैनल के साथ इनके हॉस्पिटल के रेट्स तय होते हैं कि अगर प्राइवेट रूम होगा तो पर डे चार्जेस क्या होंगे, अगर प्राइवेट इलाज कराएंगे तो वही चीज़ इतनी ही रीएम्बर्स होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा। अगर वो 40,000 कह रहे हैं तो इट मीन्स कि जब रीएम्बर्समेंट OGDC से अप्लाई की जाएगी तो 5,000 पर डे के हिसाब से रीएम्बर्समेंट होगी, 40,000 नहीं होगी। पेशेंट है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब भी वो पेशेंट है, अगर वो कोई प्राइवेट बिजनेसमैन है तब भी वो पेशेंट है, आम गरीब आदमी वो भी पेशेंट है। ठीक है, गरीब आदमी है, उसके लिए गवर्नमेंट करती है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ये भी कोई मुफ्त इलाज नहीं कर रहे। सबको पता है कि इसकी वैक्सीन तो है नहीं, केयर ही है, लेकिन जिस वजह से किसी के लंग्स इफेक्ट हो गए हैं या जिगर इफेक्ट हो गया, उसकी ट्रीटमेंट कुछ हद तक तो होती है, लोग रिकवर भी हो रहे हैं। ये नहीं कि वैक्सीन नहीं है तो कोई दवाई असर नहीं कर रही, कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक ये वो, उसको ड्रिप्स ये वो चलता रहता है कि काफ़ी सारे मैक्सिमम लोग मुश्किल हालात से भी, क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के रिकवर होके वो घरों को चले भी गए हैं। तो ये जो मामला हुआ है, ये तो हमारे लिए बड़ी हैरानगी थी कि यार इस हद तक जा सकते हैं बिज़नेस के लिए कि ज़िंदगी की कोई मान ही नहीं है। कि जहाँ एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कह रही है जी कि आप एक दूसरे के साथ जितना हो सकता है कोऑपरेट करें, yes. वहीं पे कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपनी कमाई के लिए लोगों की जानों से खेल रहे हैं। सलीम साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो यूनियन है वो 4 सूबों में काम करती है, बीइंग अ सदर आप क्या समझते हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होता है 4 सूबों को डील करना और वहाँ से जो शिकायत हैं उनको हल करना? आपके MNAs के और इनके MPs के इलेक्शन होते हैं, तो मतलब अशरीर भी हमारे इलेक्शन की, कि उनका हल्का तो होगा 10, 15, 20 किलोमीटर के आते हैं, हमारा जो है वो हल्का होता है पूरा मुल्क। अच्छा। और मैं आपको बताता हूँ कि बात का 30-35 बंदे होते हैं किसी रिग पे या सस्मित पार्टी में, तो कई दफ़ा 6-7 घंटे का डेजर्ट का सफ़र हमें करके वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा। तो ये पिछले को 3-4 महीने ऐसे गुजरे हैं इस कोविड की वजह से भी, और फिर हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है उसकी वजह से भी मैं जा नहीं सका मुल्क के दौरे पे। मैं वैसे 15-20 दिन के लिए निकलता हूँ। जिस तरह हैदराबाद रीजन है, वहाँ हैदराबाद रीजन की जो जितने भी उस रीजन के अहदेदार हैं वहाँ उनको बुला लेते हैं, और जितनी भी शिकायत या कोई फैसिलिटीज़ के बारे में जो भी हमारे मामला होते हैं वहाँ डिस्कशन होती है। फिर
बाद का तो हमारे पास टाइम कम होता है, तो फिर सादकाबाद या मुल्तान में हम सिंध वालों को भी, बलूचिस्तान वाले को भी और इनको भी बुला लेते हैं। तो चारों सूबों में जाना पड़ता है बाकायदा, वहाँ रीजन वाइज हमें जो है वो मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। और जब मामला इससे ज़्यादा एमरजेंट हो, एमरजेंसी में फिर हमें एक बॉडी की जो है वो एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग कॉल करनी पड़ती है, जो इस्लामाबाद में हमें यहाँ हेड ऑफिस में रखनी पड़ती है, या फिर जहाँ आज हमने क्वारंटीन बनाया हुआ है कोविड के लिए, OGTI। अच्छा ये बताइएगा, आपने बात की सियासतदान की, कि सियासतदान का जो हल्का होता है वो कोई 24-25 किलोमीटर तक होता है। सियासतदान जो है हर जो होते हैं पार्टियां होती हैं, फ़र्ज़ करें कोई वो एक इलाके में उसका वोट बैंक है, वहाँ पे अगर कोई मौत फोत हो जाती है तो वो उसको वहाँ पे जाना पड़ता है। क्या आपको भी अगर फ़र्ज़ करें डेरा भुट्टी में अगर कोई आपका वर्कर फोत हो गया या उसके अहल खाना में से कोई फोत हो गया तो आपको भी जाना पड़ता है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जाते भी हैं, हम जाते रहे। डेरा भुट्टी में हमारा उहदेदार फोत हुआ था, हम बाकायदा रात पूरी सफ़र करके दो बाद का जनाजे पे यहाँ पहुँच सकते हैं, दूसरे तीसरे दिन हमें जाना पड़ता है। एक दफ़ा हमारा एक सबका नायब सदर जो था, मौजूदा उहदेदार नहीं था, हमारा एक वर्कर था, उसकी फोतगी पे हम दोनों गए। और अब भी यकीन करें, ये रमज़ान शरीफ है, हर दूसरे या तीसरे दिन में कहीं ना कहीं, पिछले दिन परसों जुमरात परसों गुजरान में एक हमारा वर्कर था, उनके वालद छोड़ते हुए मैंने जनाजा वहाँ, और फिर वापसी पे आते हुए रोड पे तारी हुई। आज फिर हमारे एक सबका एग्जेक्टिव चीफ थे फोट हो गए। 5:30 बजे उनका जनाजा है यहाँ H11 में, वो इंशाअल्लाह ताला मैंने अटेंड करना है। उससे 2 दिन पहले मियाँ वाली से गए हम। तो ये फोत की तो हमें अटेंड करनी पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, फोत की और शादी जो है वो एक तरफ। हम सियासतदान का ये तरह जहाँ पे इतना सोशल वर्क होता है, वहाँ पे एक जो सियासतदान होता है उसको अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है। क्या आप समझते हैं कि इस सारे सिचुएशन को देखते हुए आपकी अपनी फैमिली को डिस्टर्ब होती है, या अपनी फैमिली को उसी तरह टाइम देते हैं? भाई दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। सियासतदान को दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ती है, या उसको अपना ख़ानदान फैमिली चुननी पड़ती है। सियासतदान का वैसे अगर वो सियासत में कदम रख चुका है तो उसका फैमिली, उसका सारा मर्ज़ महवर उसके अवाम होती है। मैं कई दफ़ा ज़ाती जनाज़ों पे नहीं पहुँच सकता हूँ, मुझे वर्कर्स के जनाज़ों में जाना पड़ता है, और वर्कर्स के छोटे से छोटे इवेंट्स को भी अटेंड करना हमारी मजबूरी होती है। यानी हमें कोई बरादरी में, ख़ानदान में अगर अफ्तारी की दावत दे दे तो शायद हम उनका की हिफाजत कर लें, क्योंकि अगर कोई वर्कर देता है तो फिर वो हमें अटेंड करनी पड़ता है। जब आप आउटडोर जाते हैं वर्कर्स के लिए काम करने के लिए, तो जिस तरह मैंने राजा साहब से ये क्वेश्चन किया कि फैमिली की तरफ से कोई मतलब होती है, परेशानी होती है, क्योंकि फैमिली को एक होता है ना कि वो साथ लेके चलना पड़ता है फैमिली को, क्योंकि फैमिली के जो सरबराह होते हैं वो आप होते हैं, ठीक है, तो फैमिली को साथ लेके चलना पड़ता है। तो आप ये बताइएगा कि आपको फैमिली की तरफ से कभी ये कहा गया जी कि आप सियासत में आ गए हैं, हमारे लिए टाइम ख़त्म हो गया है, कोई इस तरह के कुछ गिले शिकवे चलते रहते हैं? बिल्कुल चलते हैं जी, बल्कि सबसे ज़्यादा तो बच्चे ज़ोर देते हैं कि आप ये छोड़ें। उसकी वजह ये है कि अब चूँकि आपने बात कर ली, मेरे घर बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, बच्चे मेरे ज़ख्मी हो गए थे फायरिंग से। वो फ़ोन करते रहे, मेरा फ़ोन बिज़ी जा रहा था। उस दिन के बाद वो इतने फेड अप हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि आधा घंटा हम फ़ोन मिलाते रहे, खून में लत पत पड़े रहे, बच्चा ज़ख्मी हालत में घर वालों को लेके हॉस्पिटल कायदे आज़म में खुद पहुंचा। डकैती की एक वारदात थी उस पर, तो उनका बंदा एक फंस गया था, तो मुदाफ़त पे आके उन्होंने फायर खोल दिए थे। अल्लाह ताला ने दोबारा बच्चे वापस किए, अल्लाह किए। मतलब 9 गोलियाँ मेरी बेटी को लगी थी, मेरी सास को लगी, मेरे बेटे को लगी टांगों पे थी, अल्लाह ताला ने बचा लिया। लेकिन उसके बाद उनका मुसलसल ये इसरार है कि आप ये यूनियन छोड़ दें। मैं नहीं था घर पे, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की
और बिलीव मी कि आप, मेरे जहन में जब इत्ला मिली कि रास्ते में जाते, जब बच्चे ने दोबारा फ़ोन किया कि ख़तरे से बाहर हैं, जब तक मैं पहुंचा वो हॉस्पिटल में जो कोई ट्रीटमेंट फर्स्ट एड ले चुकी, तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि अगर लोगों के लिए भाग रहे हैं ना, तो हमारे बच्चों की अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत की। जब तक बच्चा रोए नहीं, माँ उसको दूध नहीं देती। ये पूरे पाकिस्तान में फार्मूला है। यूनियन होती इसीलिए है कि जो बच्चे रो रहे होते हैं ना, उनकी आवाज़ इंतज़ामिया को पहुंचानी होती है कि आप तक नहीं पहुंच रही, ये रो रहे हैं। और ऐसे इदारे के बच्चे जिनका इस हालात में भी प्रॉफिट, पूरी दुनिया में तेल के क्राइसिस, स्टॉक मार्केटें गिर गई, अमेरिकन क्रूड ऑयल 0 पे माइनस पे चला गया, ओजीडीसी के ऑपरेशन चल रहे हैं। इस हालात में भी ऑपरेशन नहीं रुके ओजीडीसी के। कुछ वेल्स शायद प्रोडक्शन कम करनी पड़ी या बंद करने पड़े क्योंकि स्टोरेज की जगह कम, आगे रिफाइनरीज बंद थी, उन्होंने क्रूड ऑयल नहीं उठाया, तो वो भी मैनेजमेंट भी एफर्ट करती रही कि उसको आगे करें। लेकिन जैसे जिस तरीके से ओजीडीसी आमदन दे रही है ना, जिस तरीके से लोग इसके लिए अपनी जान माल एक कर रहे हैं, देखिए पैसा सारी चीज़ नहीं है। आप हमारे रिग का जॉब देखें ना, या सिस्मिक पार्टी में जो लोग वहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग के लिए जाते हैं ना, वो देखें ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये केबलें कंधे पे रखी हुई और गाड़ी वहाँ नहीं जा रही, गधा पकड़ा उस पे लादा, साथ टिफिन बांधा जाना है, और कोई पता नहीं सांप बिछू है। बलूचिस्तान में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ब्लास्ट हो गया, माइन बिछी हुई थी। हमारे कई लोग ऑफिसर स्टाफ शहीद भी हुए, फायरिंग भी हुई, अगवा भी हुए बलूचिस्तान के एरिए में। KPK जब ये तालिबान वाला इशू चल रहा था उस वक्त भी ये चीज़ें हुई। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद ओजीडीसी उस पीक पे गई है कि पूरी दुनिया में जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना इसका एक्सप्लोरेशन रिसर्च का, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ड्रिलिंग का, वो है 10 में से 3 वेल। हमारा रिकॉर्ड आया था 10 में से 7 वेल। रिजर्वायर कई फील्डों के ख़त्म भी हो जाते हैं, नई डिस्कवरीज भी हो जाती हैं, करती हैं, लेकिन हर गवर्नमेंट के दौर में कोशिश की गई है कि इसको बेचा जाए। मैं समझता हूँ कि इसको बेचने का सोचना भी नहीं है ना, ये इस मुल्क और कौम के साथ गद्दारी है कि जिसका टैक्स प्रॉफिट छोड़ें, टैक्स इतना जा रहा हो, अरबों रुपए प्रॉफिट है। लास्ट ईयर भी हमें 100 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट हमारा, और अरबों में टैक्स है, जिसके ऊपर आपका जब फेडरल गवर्नमेंट इंतज़ार में बैठती है कि ये वाला फाइनेंस आएगा तो हमारा जो CBR का बजट है वो उसकी तैयारी में सेटिंग की जाएगी। गवर्नमेंट ओजीडीसी की मकरूज़ भी है, लेकिन जब ये लोअर तबके की फैसिलिटी की बात आती है ना, कभी हमारे आड़े बोर्ड आ जाता है, कभी क्या, कभी ओजीडीसी उस दिन से ख़राब हो रही है जिस दिन से बाहर से लोग आए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट MD आया, बड़ी मुद्दत के बाद इस इदारे का, पिछली गवर्नमेंट के पूरे टेन्योर में इस इदारे का एक्टिंग MD चलता रहा। एक आया एक्टिंग, दूसरा आया एक्टिंग, तीसरा आया एक्टिंग, 12 से ऑनवर्ड। फर्स्ट टाइम ये हुआ कि एक परमानेंट ED अपॉइंट हुआ और रेलेवेंट फील्ड का, जिसका E&P का एक्सपीरियंस भी है, और वो OGDC में पहले सर्विस भी 20-25 साल पहले कर चुका है, जिसको OGDC की पुरानी ना हो भी है। और हमारी उस MD से 2-3 सिटिंग्स हुई हैं बड़े अच्छे माहौल में, और हमने ऑब्ज़र्व किया है कि उसको पॉजिटिव पाया। उम्मीद है उससे हमारी कि ये चीज़ों को अच्छी पोजीशन में ले जाएंगे, क्योंकि हमारा तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा मुआहदा अभी पेंडिंग है, एग्रीमेंट। गवर्नमेंट हर साल अगर तनख्वाह बढ़ाती तो हमारी 2 साल बाद जो मुआहदा होता है इंतज़ामिया के साथ वहाँ बढ़ती है। ये शायद फाइनलाइज हो गया होता अगर ये कोविड वाला बीच में लॉकडाउन ना होता, तो थोड़ी सी हमने भी सिचुएशन को देखते हुए अपना फुल कोऑपरेशन उनको एक्सटेंड किया कि जहाँ तक कोविड के लिए जो कुछ हमारे साथ हो सकता था हमने किया। मसलन सबसे पहले एम्प्लॉइज़ की 2 दिन की तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर फंड में गई, वो दे दिया। करंटीना सेंटर OGDC ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड ओवर किया,
कि वहाँ OGDC के भी पेशेंट क्वारंटाइन है और दूसरे जो DC साहब या इधर गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो भी है। जहाँ गवर्नमेंट पे कोई प्रॉब्लम आई, जहाँ हेल्प की ज़रूरत हुई, सबसे फ्रंट लाइन पे हमेशा से OGDC ही रही। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अरबाब इख्तियार और गवर्नमेंट से तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा, सोने का अंडा देने वाली ये जो मुर्गी है, इसको आप OGDC कह लें, कि इसके अंडे जितने खाने हैं खा लो, मुर्गी ज़बह ना करें। और अगर आपने इस इदारे को यूं ही प्रॉफिटेबल देखना है और फ्यूचर में इसकी तरक्की चाहते हैं, तो इसका जो निचला तबका है ना, उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें, जिनके 24 घंटे इसी OGDC की सोच में गुजर जाते हैं। अगर 12 घंटे काम किया तो 12 घंटे OGDC की सोच में है कि सुबह जॉब पे जाना है। मसलन मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉकडाउन हुआ, हमारा फील्डों पे रोटेशन सिस्टम है 21-21 का। 21 दिन ड्यूटी, 24 आवर आप उसके मुलाजिम हैं। 21 दिन बाद आपको घर रवाना कर दिया जाएगा। अगले 21वां दिन जो पूरा का आप लोकेशन में पहुँचेंगे। जो ये पेंडेमिक सिचुएशन अराइज हुई, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान किया, तो वो उनका रोटा कर दिया गया 45-45 का, कि जो फील्ड में हम उधर ही रहें और जो घर है वो घर रहें, इसलिए कि कोई एक भी इन्फेक्टेड बंदा हुआ तो वो पूरी फील्ड मुतासर कर सकता है। जहाँ पे इतनी मुश्किलात होती हैं वर्कर्स को, ठीक है, वहाँ पे OGDCL या गवर्नमेंट कितनी मराद देती है एक वर्कर को? जहाँ तक ताल्लुक गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की मराद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो कुछ मराद हम लेते हैं, वो थ्रू बायलैटरल डायलॉग हर 2 साल के बाद मैंने कहा एग्रीमेंट होता है, वो उस मुआहदे में लेते हैं। खा तनख्वाह में इंक्रीज़ है या फैसिलिटीज़ हैं या कुछ भी है। लेकिन जहाँ बात जब एग्रीमेंट की आती है ना पैसे की, उस वक्त हमारे साथ हमें यही महसूस कराया जाता है कि पूरी दुनिया का ख़जाना खाली है, कि शुक्र करो रोटी मिल रही है, वरना ये भी रिवर्स हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं कि जो हमने अपने MD से भी बात की है और उसने मुकम्मल कोऑपरेशन की यकीन दहानी भी कराई है, और हमें उम्मीद भी है कि वो लूप होल बंद भी होंगे और इन चीज़ों को तदारुक भी होगा। क्यों कि हम इस इदारे का रिस्क खा रहे हैं। अगर हम डंग टपाओ पॉलिसी पे एज ए CBA चले गए ना, तो फिर हम किसी को शिकवा नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं कि जो आने वाला टाइम है, खा उसके बाद अगली नस्ल भर्ती हो या जॉब कर रही है, जो बगैर पेंशन के यहाँ जॉब कर रहे हैं, जो डेली वेजेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि कम से कम उनको वो मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकलें और इस OGDC को उसी तरीके से तरक्की की तरफ ले जाएं जिस तरह ये OGDC पहले जा रही थी। थोड़ा सा बैड पैच आया बीच में, वो भी नुकसान नहीं हुआ। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत गिरी तो वो प्रॉफिट में कमी आई, खसारे में फिर भी नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑपरेशन आज भी चल रहे हैं। अभी भी जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो तजावीज़ हम अपने MD को दे रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, वो उस पर साथ साथ चल रहा है। लेकिन 100% तो कहीं भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आगे से प्राइवेट हॉस्पिटल से वास्ता पड़ जाता है, वो अपनी दुकान लगा के बैठे हैं। मतलब कोई भी सूरत हाल हो, इदारे के साथ वफा करना ज़रूरी है 100%। ये बताइएगा कि जो यूनियंस के जो वर्कर होते हैं, अगर गवर्नमेंट उनके साथ मतलब अगर वर्कर के साथ गवर्नमेंट नहीं देती, तो OGDCL कितना सपोर्ट करता है वर्कर को? और आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए OGDCL के वर्कर के साथ? आज तक तो गवर्नमेंट की सपोर्ट हम ही करते आ रहे हैं। OGDC सपोर्ट कर रही है, बजट में भी हम पैसा डालते हैं। वैसे भी मीशत पाकिस्तान की जब भी थोड़ी सी डामाडोल होती है, किसी न किसी ज़रिए से, हमने पिछले 3-4 साल पहले हिसाबदार साहब ने 82 अरब के TFC हमसे लिए थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है चला। और फिर भी यूँ ही सहमाई आती है, हमें प्रॉफिट होता है, ये किसी न किसी पीले पाने से, ये नहीं है वो नहीं है, ले जाते हैं। फिर वक्त तक तो OGDC की हेल्प कहीं भी हुकूमत ने नहीं की। मैं आता हूँ वर्कर की तरफ। मलिक साहब ने जो बात की है उसको थोड़ी सी मैं तफसीलात आपको बताना चाहता हूँ कि 2004
2004 से लेकर 2018 तक हमारी जो गैस यूनियन थी वो रही है। अच्छे काम भी होते हैं यूनियन से, बुरे भी होते हैं, तादाद देखी जाती है अच्छों की ज़्यादा ही देखी जाती है। पिछले 20 साल से जो कैजुअल वर्कर जिनको कहा जाता था, पहले वो थर्ड पार्टी में थे, फिर वो पेरोल पे लिए गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का लाख का शुक्र अदा करते हैं कि उनका वो अच्छा काम जो है हमारे हिस्से में आया। पिछले साल में 4400 बंदों को परमानेंट कराया, और उनके अलावा भी 5 कैटेगरी ऐसी हैं जो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि वो ना वर्कर्स की कैटेगरी में आती हैं, ना वो एम्प्लॉइज़ की कैटेगरी में आती हैं। कोई प्रोजेक्ट बेसिस पे है, कोई है स्किल बेसिस पे है। ये बार सिक्योरिटी वाले जो हैं तस्करी वाले हमने लिए हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी हमारी ज़ाती होनी चाहिए, हमारी अपनी OGDC का मुलाजम सिक्योरिटी प्लाट में जो घर का मेंबर होगा वो बेहतर सिक्योरिटी करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिक इखलाक साहब और राजा सलीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई में जाके जो यूनियंस के जो मुश्किलात हैं, जो यूनियंस की जो परेशानियां हैं, उनको आपने हाईलाइट किया, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये सारी जो परेशानियां मुश्किलात हैं वो हल हों। नाज़रीन, आपने देखा कि जो यूनियंस होती हैं वो कितने डीप जाके वर्कर के लिए काम कर रही होती हैं, और हम वक्त 24 घंटे अगर हम कहें तो ये गलत ना होगा कि 24 घंटे ये अपने वर्कर के लिए काम करते रहते हैं। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।